विद्यार्थियों नमस्कार। हम अच् संधि प्रकरण पढ़ रहे थे और अच् संधि में हमने पहली संधि यण का अध्ययन कर लिया था, दूसरी संधि अयादि का अध्ययन कर लिया था। अयादि संधि में हमने देखा कि दो सूत्रों से अयादि आदेश होते हैं, पहला एचो अयवा यावह सूत्र से और दूसरा जो है वान्तु प्रत्यय सूत्र से। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब गुण संधि हम पढ़ने जा रहे हैं। तो गुण संधि गुण करने वाला जो सूत्र है वो है अदेंग गुण है। यह पहले अध्याय के पहले पाद का दूसरा सूत्र है। अत एंग च गुण संज्ञः स्यात्। अत यानी अ और एंग, एंग प्रत्याहार है, ए ओंग, तो ङ की तो इस संज्ञा होकर लोप हो जाता है, ए और ओ इसमें बचता है। तो अ तथा ए व ओ की गुण संज्ञा होती है। कहने का मतलब यह है कि यह सूत्र तीन वर्णों की, जो भी हमने वर्ण पढ़े हैं माहेश्वरी सूत्र में, उनमें से इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा करता है। गुण संज्ञा का मतलब है कि अ, ए और ओ, इनको हम गुण नाम से जानेंगे। अब आप कहेंगे कि गुण संज्ञा क्या होती है। देखिए, जब हम संज्ञा की जो परिभाषा, वो किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, जानवर आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये हमने कई बार पढ़ा है। तो यहाँ संज्ञा का मतलब है कि हमने इन तीन वर्णों को अ, ए और ओ, इन तीनों को जो है गुण नाम दे दिया है। इसी तरह हम दीर्घ भी करेंगे, इसी तरह हम वृद्धि भी करेंगे, तो अलग अलग सूत्रों से अलग अलग संज्ञा होती है। यहाँ पहला जो संज्ञा करने वाला जो सूत्र वो गुण संज्ञा करता है। कहने का मतलब यह है कि हम इन तीन वर्णों को गुण नाम से संबोधित करेंगे। जहाँ भी गुण शब्द का प्रयोग होगा उसका मतलब होगा कि ये तीन वर्ण अ, ए और ओ। अब देखिए, तपरस तत्कालस्य, तय परो यस्मात् स च तात परश्चोच्चार्यमाण समकालस्य एव संज्ञा स्यात्। कि तय जिस स्वर के बाद में हो, ध्यान से समझिएगा, तय जिस स्वर के बाद में हो वह, और तय के बाद में जो स्वर हो वह अपने समान उच्चारण काल वाले वर्ण का ही बोधक होता है। अपने समान उच्चारण काल वाले वर्ण से मतलब है कि जिस वर्ण से वह तकार लगा हुआ है वो केवल अपना ही बोध कराएगा। इससे पहले हमने माहेश्वरी सूत्रों में ये पढ़ा था कि अ के साथ आ भी है, ई के साथ दीर्घ ई भी है, ऊ के साथ दीर्घ ऊ भी है, किंतु यह सूत्र थोड़ा उसमें अंतर कर देता है कि कहाँ हमें अ के साथ आ को लेना है और कहाँ हमें अ केवल अ ही समझना है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि त जिस स्वर के बाद में हो वह केवल अपना ही बोध कराता है, और त के बाद में जो स्वर हो वह भी केवल अपना ही बोध कराता है। तो अब देखिए, उदाहरण से यहाँ चीज क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी कि अ के बाद त लगा हुआ है। तो यहाँ ये जो अकार है यह केवल अपना ही बोध कराएगा, न कि आ का। समझ में आ गई होगी कि यहाँ जो बात कही गई है कि अ, ए, ओ, इन तीनों की गुण संज्ञा होती है। तो हम यह नहीं कह सकते कि अ और आ की गुण संज्ञा होती है। यहाँ ये तय लगने के पीछे जो उद्देश्य है वो यह है कि यहाँ हम आ को नहीं लेंगे, केवल अ को ही लेंगे। केवल अ की ही यहाँ जो है गुण संज्ञा होगी, और दूसरे जो वर्ण है ए और ओ, इनकी गुण संज्ञा होगी। अ के साथ आ नहीं आएगा,
यही बताने के लिए ये सूत्र यहाँ दिया गया है, तपरस तत्कालस्य। कहने का मतलब यह है कि तय लगा होने के कारण अ केवल अपना ही बोध कराएगा, आ का बोध नहीं कराएगा। अब अगला सूत्र है आद गुण। आद गुण जो सूत्र है ये क्या कहता है? गुण करने वाला सूत्र है। वो जो पहले वाला सूत्र था अदेंग गुण है, वो गुण संज्ञा करने वाला सूत्र था। ये गुण आदेश करने वाला सूत्र है। अवर्णात अचि परे पूर्व परयोर एको गुण आदेश शात है। अवर्णात अचि, अवर्ण से अच परे होने पर, पूर्व परयो, पूर्व और पर दोनों को एक गुण आदेश होता है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ केवल यह कहा है कि गुण आदेश होता है। अब आपको गुण शब्द प्रयोग में लेते ही ये ध्यान आ जाना चाहिए कि गुण संज्ञा किस किस की होती है। कहने का मतलब यह है कि अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व और पर दोनों के स्थान पर गुण, गुण का मतलब है ए और ओ, ये तीनों आदेश हो जाते हैं। अब तीनों में जो सदृशतम होगा वो आदेश हो जाएगा। उदाहरण दिया गया है यहाँ, उप प्लस इंद्र। पर में अ है, ठीक है, बाद में ई है जो कि अच है। तो इन दोनों के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर, है ना, पूर्व परयो, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर इन तीन में से, ये जो तीन की हमने पहले वाले सूत्र से गुण संज्ञा की थी, इन तीन में से एक आदेश होगा। अब वो कौन सा आदेश होगा इसका निर्धारण जो है स्थानीय अंतरतम सूत्र से, मतलब जो सदृशतम होगा वो आदेश होगा। तो ऐसा वर्ण है ए। ए जो है इस प के अकार और इंद्र के इकार, इन दोनों के स्थान पर एकार आदेश हो जाएगा तो रूप बन जाएगा उपेंद्र। इसी तरह गंगोदकम, देखिए यहाँ जो है सिद्धि बताई जा रही है। उप प्लस उपेंद्र शब्द होगा, इसका संधि विच्छेद होगा उप प्लस इंद्र। प में अकार है और इंद्र में इकार है। तो अवर्ण से परे अगर अच हो तो अच, यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि असमान अच परे होना चाहिए। तो असमान अच ई है, तो इन दोनों के स्थान पर गुण आदेश होगा। गुण में से कौन सा वर्ण होगा इसका निर्धारण जो है स्थानीय अंतरतम सूत्र की सहायता से होगा कि इन के स्थान पर ए ही आदेश होगा। तो उप पहलंत ए और नद्र मिला देंगे तो उपेंद्र रूप बन जाएगा। तो इसमें दो सूत्रों का प्रयोग होगा। पहला सूत्र होगा कि अदेंग गुण है से अ, ए और ओ की गुण संज्ञा होगी। दूसरा सूत्र होगा आद गुण है से अ प्लस ई के स्थान पर गुण। और तीसरा सूत्र होगा स्थाने अंतरतम है। तो ए आदेश हो जाएगा तो उपेंद्र रूप सिद्ध हो जाएगा। इसी तरह गंगोदकम, गंगा प्लस उदकम। अब देखिए यहाँ भी आ है और इधर ऊ है, तो आ के बाद ऊ अच है, असमान स्वर है, तो दोनों के स्थान पर आद गुण है सूत्र से गुण आदेश होगा। गुण में से कौन सा करेंगे इसका निर्धारण स्थानीय अंतरतम सूत्र करेगा। और वो है आ और ऊ का जो उच्चारण स्थान है वो उच्चारण स्थान अ, ए और ओ में से ओ का बनता है। इसलिए इन दोनों से जो समानता रखने वाला गुण है वो है ओ। तो गंग ओ दकम मिला देंगे तो गंगोदकम रूप सिद्ध हो जाएगा। देखिए एक बार पुनः देखिए, गंगा प्लस उदकम,
गंगोदकम ये शब्द होगा, इसकी सिद्धि हमें बनानी है। इसका संधि विच्छेद जो इधर दाहिने हाथ की तरफ लिखना है, गंगा प्लस उदकम। ठीक है। अदेंग गुणा से अ, ए और ओ की गुण संज्ञा करेंगे। दूसरा सूत्र आएगा आद गुण है सूत्र से आ के बाद उ असमान अच होने के कारण गुण दोनों के स्थान पर गुण आदेश हुआ। अब गुण जो संज्ञा करते हैं वो अ, ए और ओ की करते हैं। अब उनमें से कौन सा होगा इसका निर्धारण करता है मतलब स्थानीय अंतरतम। स्थानीय अंतरतम है जो सदृशतम है इन तीनों में से, उसके तो आ और उ इन दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा, तो गंग ओ कम मिला देंगे तो गंगोद कम रूप सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार यह सिद्धि बनेगी। धन्यवाद।